मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आप में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी ट्रेन में सफ़र किए होंगे और उस सफ़र के दौरान अगर आपके साथ कुछ ऐसा घट जाए जिसके बारे में कोई भी वर्णन आपके दिमाग के पास ना हो, यानी सीधी बात उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग के पास ना हो, उसके बारे में सोच आपकी सोच से कोसों दूर ही हमेशा रहता है, जो कि कुछ रहस्यमय है, कुछ डरावनी है। तो आज की हमारे इस इंसिडेंट में कुछ इस तरीके का घटना हमारे आज की पात्र के साथ घटित हो जाता है एक ट्रेन की सफ़र के दौरान, और उनका नाम था मनीष। अगर आप जानना चाहते हैं कौन है ये मनीष, कैसे हुआ था, कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये सब, तो सुन लीजिए आज की ये पूरी कहानी को। उससे पहले मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पिछले वाली वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया था। तो आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ पार्थसारथी राउत, आप सभी का दोस्त, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारी आज की इस कहानी में, आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सिर्फ छोटा सा ही रिक्वेस्ट है, पहले वाले वीडियो को जिस तरह से प्यार दिया इस वीडियो को भी उस तरह से प्यार देना, इस कहानी को अंत तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया हूँ, आपके एक लाइक से, कमेंट से, सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह से और भी कहानी बनाने के लिए। तो ज़्यादा देरी ना करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो मनीष बेसिकली हावड़ा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता था, तो उसका घर हावड़ा में ही था। और वो जब भी, लेकिन वो काम करता था बेंगलुरु में एक अपार्टमेंट में वो एक प्लम्बर की काम करता था। उसे हर महीने 15,000 की सैलरी मिलता था। तो वो जब भी अपनी घर तक आता था या फिर घर से बेंगलुरु जाता था, वो हर बार ही ट्रेन से ही जाया करता था। लेकिन इस बार कुछ ऐसे होता है, कुछ इमरजेंसी की वजह से उसे अपने घर में आना पड़ता है, और वो साथ में जितना भी उसका सेविंग्स था सब लेके आया था। मतलब हमेशा तो वो साल में एक बार या फिर ये कह लो 1.5-2 साल में एक बार वो आया करता था। लेकिन इस बार कुछ घर में कुछ ऐसी दिक्कत आता है जिस वजह से उसे बीचों में, मतलब लगभग 6-7 महीने के अंदर ही उसे घर में आना पड़ता है। और वो आता है, आने के बाद वो जितना भी पैसा लेके आया था सारा पैसा उसका उस प्रॉब्लम की वजह से खर्च हो जाता है, और थोड़ा बहुत ही बचता है जिससे वो सोचता है कि मैं इतना पैसा लेके जा सकता हूँ अपने काम के लिए, अपनी नौकरी के लिए। तो वही होता है, वो देखता है कि उसके पास इतना कम पैसा था जिससे कि वो एक ट्रेन की रिजर्वेशन बगी का भी जो होता है ना, टिकट बुक नहीं कर सकता है। तो फिर उसे आइडिया आता है कि कोई नहीं, मैं इस बार कम से कम जनरल बगी में ट्रैवल कर लूँगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि जनरल बगी में भीड़ कितना रहता है। मतलब आप कह सकते हैं कि लोग खड़े होके 100-100, 200-200 किलोमीटर तक भी ट्रैवल करते हैं। तो मनीष देखता है कोई नहीं, मैं इस बार ये कर ही लूँगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, पैसा भी नहीं है। क्योंकि जो रिजर्वेशन बगी का जो टिकट होता है उससे लगभग 250 से 300 रुपये इसके पास कम था। इसके ऐसे कोई दोस्त वगैरह नहीं थे जो कि अभी उसके पास नहीं थे जो उसे मदद कर सकते थे। तो पूछता है, लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मनीष अपने घर वालों को अलविदा कहता है और एक जनरल बगी की टिकट खरीद लेता है और वो अपनी सफ़र तय करता है। जब वो ट्रेन में चढ़ता है, वो देखता है कि ट्रेन में बिल्कुल, अब मैंने जैसे पहले बताया था जनरल बगी में वो ट्रैवल करना था उससे, तो बिल्कुल वो जनरल बगी खचाखच भीड़ से भरा था। मतलब सारे लोग खड़े होके जा रहे थे, मतलब बहुत सारे लोग। कुछ लोगों को तो ट्रेन में सीट मिल गया था, लेकिन इससे नहीं मिला था। तो देखता है सामान भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि फिर से वो जा रहा है कुछ महीनों के लिए। तो सामान को जैसे जैसे करके पकड़ता है और ख़ुद पकड़ के वहाँ पे खड़ा हो जाता है उन लोगों के बीच में। और बस आप कह सकते हैं कि इतना भीड़ था कि इससे सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा था, लेकिन क्या कर सकता है, जाना तो था तो जाता है। जाने के बाद आप कह सकते हैं हावड़ा से वो गाड़ी चढ़ता है, फिर धीरे धीरे करके वेस्ट बंगाल ख़त्म होता है, फिर ओडिशा आता है। जब ओडिशा आता है, आप कह सकते हैं ट्रेन की आधी ट्रेन ओडिशा में ही उतर जाता है, मतलब खाली हो जाता है। क्योंकि बहुत से लोग जो कि बंगाल से ट्रैवल कर रहे थे वो ज़्यादातर ओडिशा में जगन्नाथ धाम जो है, पुरी में जो जगन्नाथ जी की मंदिर है वहाँ तक आए थे, मतलब दर्शन करने के लिए आए थे। तो बहुत ज़्यादा ट्रेन खाली हो जाता है। तो इस वजह से ये जो हमारे मनीष था उसे भी एक सीट मिल जाता है। तो मनीष भगवान की शुक्रिया अदा करता है कि चलो कोई नहीं, मुझे एक सीट मिल गया।
तो बस ऐसे ही करके मनीष वहाँ से निकल जाता है। ऐसे चलते चलते वो जब उस सीट में बैठ के जा रहा था, फिर धीरे धीरे उस वक्त आप कह सकते हैं ना एक स्टॉपेज आता है। फिर उड़ीसा को क्रॉस करते हैं, करने के बाद आंध्र में गाड़ी घुसता है और आंध्र में एक स्टॉपेज आता है जहाँ पे आप कह सकते हैं पूरा जो बगी, जिस बगी में मनीष बैठा था, वो बगी पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। मतलब उस बगी में सिर्फ मनीष ही था। तो मनीष सोचता है कि अगर कोई होगा तो मैं उसके साथ बात कर लूँगा, क्योंकि उस वक्त ना पूरी बगी तो खाली है और रात के लगभग आप कह सकते हैं 11 से 12 बजे की वक्त हो गया था। तो मनीष सोचता है कि मैं एक बार देख के आऊँ कि कोई अगर होगा तो उसके साथ मैं बैठ लूँगा और बातचीत कम से कम कर लूँगा, क्योंकि डर लगता है उसे, क्यों 23 साल का लड़का है, ट्रेन में कोई नहीं है, आगे पीछे बगी में लोग हो सकते हैं लेकिन उस बगी में तो कोई भी नहीं था। तो मनीष ये सोच के वो पूरा बगी का टो लगाने चला जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि वो सर्च करने, जांच करने चला जाता है। तो उस तरफ मतलब जिस बाथरूम तक, जिस साइड में वो बैठा था, उस साइड में आप कह सकते हैं वो दरवाजे के पास, यानी जो गेट होता है, ट्रेन का गेट होता है, उसके पास में था, जो डोर होता है। तो उसके पास में जो आप कह सकते हैं ना टॉयलेट तक वो छान लेता है, इस तरफ से लेकर उस तरफ। मतलब 2 साइड में आप कह सकते हैं 2 गेट होते हैं, मतलब एक इस एंड पे और एक दूसरे एंड पे था। तो मनीष इस एंड से लेकर उस एंड तक जाता है और सारा आप कह सकते हैं ना बाथरूम तक भी वो छान लेता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। वो सिर्फ अकेला ही था उस बग्गी में और कोई नहीं था। तो मनीष सोचता है कोई नहीं। बहुत देर तक वो अपनी बैग को पकड़ के बैठा था और वो देखता है कि जो आने वाली स्टॉपेज है, इसके बाद जो स्टॉपेज आने वाला है, वो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये गाड़ी का जो रफ्तार था आप कह सकते हैं 60 से 70 की स्पीड पे चल रहा था। ये फ़ोन पे देख रहा है और ये सब देखने के बाद उसे लगता है कि अभी तो कोई नहीं है, मैं इस बैग को और पकड़ के नहीं बैठ सकता हूँ, अब थोड़ा ढंग से बैठूंगा। और वो सोचता है कि मैं यहाँ पे नहीं बैठूंगा। इस लगेज को क्या करता है, जिस सीट के ऊपर वो बैठा था उस सीट के नीचे उसे सटका देता है, मतलब सेट कर देता है। फिर वो चला जाता है जहाँ पे आप कह सकते हैं ना जो डोर होता है, डोर में वो पैर नीचे करके बैठ जाता है, मतलब पैर लटका के बैठ जाता है डोर को पकड़ के, डोर हैंडल को। वो ऐसे बैठता है। बैठने के बाद वो आप कह सकते हैं कि वो प्रकृति का मज़ा लेने लगता है। रात में आप बोलेंगे कि कैसा प्रकृति का मज़ा, क्योंकि उस दिन चांदनी रात था, तो मतलब पूरी तरीके से पूर्णिमा नहीं थी लेकिन चांदनी रात था। चांद की रोशनी, हल्की हल्की रोशनी आप कह सकते हैं खेत के ऊपर, पेड़ों के ऊपर पड़ रहा था, तो बड़ा अच्छा वो दिख रहा था। तो मनीष वहाँ पे बैठता है और वहाँ से थोड़ा आप कह सकते हैं ना जब ट्रेन चल रहा है 60-70 की स्पीड में, हवा भी बड़ी तेज़ी से आता है और अच्छा लगता है। तो मनीष बैठ के वो देख रहा है, उसको बड़ा भारा आता है ये मंजर। तो मनीष ऐसे देखते देखते जा रहा है। फिर कुछ देर की बाद, यानी लगभग 5-10 मिनट के बाद वो देखता है कि उसे एक सुनाई देता है, एक आवाज़, एक गाने की आवाज़। वो कुछ इस तरीके का था, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गया सो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गया सो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गया तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गया सो कुछ नहीं। तो उसे एक प्यारा सा आवाज़ सुनाई देता है। ये मेरी आवाज़ फिलहाल था, लेकिन उसे उस जो भी ये गाना जहाँ से भी आ रहा था उसे प्यारा सा लग रहा था। पहले तो उसे ये लगता है ये गाना शायद कोई आसपास के इलाकों से आ रहा है, क्योंकि पूरे बग्गी में तो कोई भी नहीं था। तब मनीष आसपास के इलाकों में थोड़ा देखता है तो उसे कहीं पे भी, मतलब दूर दूर तक कहीं पे भी एक बत्ती क्या जलने की मतलब निशानी भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तो आसपास जितना भी एरिया उसके आंख चला जाता था, मतलब जितनी दूर तक वो देख सकता था, वो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे और खेतों ही खेत है, मतलब सिर्फ खेतों ही था। तो ये सोचता है कि शायद इस बग्गी में कहीं पे कोई स्पीकर होगा जहाँ पे ये गाना की आवाज़ आ रहा है। तो थोड़ा घूम के देखता है, लेकिन वो पहले से लेकर आखिरी तक फिर से चले के जाता है। मतलब ये एक एंड पे था जहाँ पे एक बाथरूम है, वहाँ पे उसकी सीट है, और दूसरे एंड तक वो जाता है बग्गी में। जाके वो देखता है कि बग्गी की जो आखिरी साइड है, मतलब ये जिस साइड में था उसके दूसरे साइड पे जो एंड है, वहाँ पे वो देखता है जो इसके ऑपोजिट साइड में, जो जिस साइड पे ये मुँह करके बैठा उसके ऑपोजिट साइड में, उस बग्गी के एंड में एक दरवाजा है जहाँ पे एक आदमी को देखता है जो कि पैर लटका के उसकी तरह, जैसे ये यहाँ पे बैठा था उसकी तरह वहाँ पे बैठा हुआ है। और उसकी पीछे से जब वो उसे देखता है तो उसकी हुलिया से तो ये लग रहा था, मतलब आप कह सकते हैं ना जो उसके पहनावे से लग रहा था जैसे कि कोई भिखारी है। और
यही इंसान था जो कि ये गाना को गा रहा था। और उसके कपड़े से इसे पता चल गया था ये एक भिखारी है। और वो भिखारी सिर्फ गाना नहीं गा रहा था, साथ में जो वायोलिन की तरह जो भिखारी लोग जो बजाते हैं ना वो इंस्ट्रूमेंट को बजाते बजाते वो गा रहा था ये गाना, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गया सो कुछ नहीं। तो ये गाना को गा रहा था। तो फिर कुछ देर तक वो वहाँ पे खड़ा रह के उसे देखता है, लेकिन उसके मन में बार बार एक ही ख्याल आता है कि ये बंदा, मैं पूरा बगी को भी छान के आया था लेकिन कहीं पे भी मुझे नहीं मिला था, तो अभी अचानक ये किससे आ सकता है। तो ये सोचते कि फिर वो आदमी को देखा और वो कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचता है क्योंकि वो गाना अच्छा गा रहा था, ये उसकी गाने में जैसे वो खो ही जाता है। तो कुछ देर के बाद वो आदमी उसकी गाना ख़त्म करने के बाद वो वहाँ से उठता है, मतलब मनीष को मुड़ के ऐसे देखता है। जब मनीष को मुड़ के देखता है, देखने के बाद वो आदमी सिर्फ मनीष को देख के सिर्फ एक स्माइल पास करता है, मतलब हल्की सी। तब मनीष भी उसे देख के स्माइल पास करता है। तो फिर धीरे धीरे करके वो जो आदमी था वहाँ पे बैठा था, जो भिखारी था, वो उठता है। और ये सारा आप कह सकते हैं ना, जो लकड़ी की डंडे जो होता है जिसे पकड़ के जिनका पैर नहीं होता है वो उठते हैं, उस तरीके से वो उठते हैं। और उठने के बाद मनीष देखता है कि उस जो आदमी था उसका एक पैर ही नहीं है, मतलब एक पैर कट चुका है। तो ये देखने के बाद मनीष को थोड़ा बुरा लगता है और मनीष उसे पूछता है कि भाई साहब आपने, मतलब आप तो अभी नहीं थे, आप कहाँ पे थे, मतलब ट्रेन के अंदर कहीं थे क्या। फिर वो कुछ नहीं बताता है। फिर बताता है कि मैंने तो पूरा ट्रेन छान लिया था, मनीष उसे बता रहा है, लेकिन मैं आपको कहीं पे भी नहीं देखा। कि आप ट्रेन में चढ़ गए कैसे भी करके। तो आदमी बता, उसे कुछ भी नहीं बता रहा है। फिर से वो अपनी गाने में मतलब मस्त मगन रह के वो गा रहा है। फिर कुछ देर के बाद वो आदमी, जब मनीष देखता है कि आदमी कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो मनीष बोलता है कि इससे कोई बोल के कुछ भी फ़ायदा नहीं है। उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो सोचता है कि शायद ये आदमी थोड़ा सटक गया है, लेकिन जो भी है वो अच्छा तो गाना गा रहा है। तो आदमी अपना गाना फिर कुछ देर के बाद ख़त्म करता है, यानी जो भिखारी था। उसके बाद वो मनीष के देख के बोलता है कि बाबूजी आपको मेरी गाना कैसा लगा। तो मनीष बोलता है कि भाई क्या ही बताऊं, अगर आप भिखारी नहीं बनते ना, अगर आपकी किस्मत थोड़ा साथ देता ना, तो आप आज बड़े बड़े जो कलाकार होते हैं उनको भी आप मात दे सकते थे। तो ये सुनने के बाद आप कह सकते हैं वो आदमी थोड़ा मुस्कुराता है, मतलब मनीष को देख के थोड़ा मुस्कुराता है। मनीष भी उसे देख के मुस्कुराता है और मनीष बोलता है कि भाई सच बता रहा हूँ, आप बड़े अच्छे तरीके से गा रहे हैं, मतलब प्रोफेशनल सिंगर की तरह ही आप गा रहे हैं। तो ये सुनने के बाद वो आदमी बोलता है ठीक है बाबूजी, अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए भी कोई गाना गा सकता हूँ। तो मनीष बोलता है अरे नहीं, आप जैसे गा रहे हैं आप गाइए ना, मुझे ऐसा कोई गानों में शौक नहीं है, लेकिन आप अच्छे गा रहे थे इसलिए मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया। तो मनीष को फिर से वो आदमी इंसिस्ट करता है कि बाबूजी बताइए ना, आपको अगर कोई गाना पसंद है मैं आपकी फरमाइश पूरा कर लूँगा। तो मनीष कहता है यार नहीं यार, अब मुझे ऐसा कोई ये नहीं, आप जो गा रहे थे वो अच्छा गा रहे थे, आप गाइए। तो फिर वो आदमी सोचता है, मतलब जो भिखारी था वो सोचता है शायद मनीष पैसा के बारे में सोच के उसे कुछ नहीं बोल रहा है। तो फिर मनीष को देख के बोलता है यार बाबूजी आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं रात में किसी से एक भी रुपया नहीं लेता हूँ और सबकी ख्वाहिश पूरा करता हूँ। तो बोलता है ख्वाहिश पूरा करता हूँ मतलब कैसा बात है। बोलते मैं आप सबके लिए गाना गाता हूँ लेकिन रात में किसी से भी मैं पैसा नहीं लेता हूँ। तो ये बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अभी कोई गाना याद नहीं आ रहा है जो कि मेरा पसंद है और मैं आपको बता पाऊँ। लेकिन फिर से वो आदमी ना जैसे जिद पे अड़ गया था, वो मनीष को बार बार ही इंसिस्ट कर रहा है कि बाबूजी बताइए ना, बाबूजी बताया ना, एक गाना मैं आपके लिए गाऊँ। तो फिर मनीष सोचता है कि कुछ एक गाना उसे याद आ जाता है और उस आदमी को बता देता है। और वो आदमी इसके लिए इतना अच्छे तरीके से गाता है, मनीष को जैसे लगता है कि साक्षात वही सिंगर जो कि इसका प्रोफेशनल सिंगर था वो आके इसके सामने, जो प्लेबैक सिंगर था वही इसके सामने जैसे गा रहा है। तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। फिर कुछ देर के बाद मनीष उसे पूछता है, मतलब मनीष को भूख लगने लगता है लिटरली। तो मनीष बोलता है कि लगभग और भी 1 घंटे के बाद वो दूसरा स्टॉपेज आने वाला है। तो सोचता है उसके बैग में जो भी स्नैक्स वगैरह था उसे वो खाने के लिए सोचता है और वो पूछता है कि भाई साहब आप अगर कुछ खाएंगे तो बोलिए मुझे, मैं आपको, मेरे पास कुछ खाना है, मुझे भूख लग रहा है, मैं खाऊंगा, आपको भी दे दूंगा। तो वो भिखारी था, वो बोलता है कि नहीं, मैं आज सुबह के बाद कभी भी कुछ नहीं खाने वाला हूँ। तो मनीष बोलता है कैसे बात कर रहे हैं आप, सुबह के बाद नहीं खाने वाले। तो फिर ये बोलता है कि हाँ मैं सच बता रहा हूँ कि मैं आज सुबह के बाद पूरे और आगे कभी भी कुछ नहीं खाने वाला हूँ। तो ये थोड़ा हैरान होता है और उसे वही सेम चीज़ उसकी दिमाग में आता है कि पागल शायद होगा इसलिए कुछ इस तरीके से बात करें, उसे समझ में नहीं आता।
और फिर वो चला आता है यहाँ पे और आके अपनी जो मतलब वो एक दूसरे एंड पे था और पहले एंड पे आता है जहाँ पे उसकी बैग था, वहाँ बैग के वो बैठता है। बैठने के बाद वो खाना खाने लगता है, जो भी स्नैक्स वगैरह वो लाया था वो खाने लगता है। और खाने के बाद वो जाता है, कुछ देर के बाद लगभग 10-15 मिनट के बाद वो जाता है अपनी जो टॉयलेट था वहाँ पे जाके वो अपने हाथ साफ करता है। करने के बाद वो फिर से वहाँ पे जाता है जहाँ पे वो भिखारी था उसके पास जाता है। वो जाके वहाँ पे जब पहुँचता है इस एंड से उस एंड तक, वो देखता है वो भिखारी है ही नहीं। मतलब वो इस टॉयलेट में था, वहाँ से पूरा एरिया उसे दिखता है, सब कुछ वो ख़त्म करके आया। और आने के बाद वहाँ पे देख रहा है और फिर वो वहाँ पे जो टॉयलेट है उसे लगता है कि शायद उस टॉयलेट में ही वो होगा। वो टॉयलेट को खोल के देखते हैं, वहाँ पे भी नहीं, पूरा मतलब आसपास इलाके में देखता है और वो कहीं पे भी नहीं था। वो नीचे दिखता है कि शायद कहीं कूद तो नहीं गया, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी नहीं था। फिर कुछ देर वहाँ पे रहता है और रहने के बाद वो जब लौटता है मतलब घूम के देखता है, वो जो भिखारी था वो उसकी साइड से आ रहा था, जिस तरफ उसकी बैग था उस साइड से वो आ रहा था इसके पास और उसे देख के मुस्कुरा रहा है। तो मनीष बोलता है कि भाई आप कहाँ पे थे, मतलब मैंने पूरा ये बग्गी छान लिया, आप मुझे वहाँ पे नहीं मिले, मैं उस तरफ से आया था तो आप मुझे वहाँ पे भी नहीं मिले। तो ये बोला कि आज के बाद, जो भिखारी था वो इसे देख के बोलता है, आज के बाद मुझे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा, मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा। तो ये बोलता है मतलब भाई आप कैसे पहेलियों में बात कर रहे हैं भाई। वो बोलता है हाँ मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हें आगे पता चल जाएगा। तो ये बोलने के बाद, और तुम ना मुझे कभी ढूंढने की कोशिश मत करो, मैं आज के बाद किसी को भी नहीं मिलने वाला हूँ। तो मैंने थोड़ा हैरान होता है और वो सोचता है कि यार सब पागल ही है, छोड़ो इसके पास। और वो बोलता है ठीक है भाई तुम बैठो, तुम एंजॉय करो अपना और मैं जाता हूँ। तो वो चला जाता है अपनी सीट तक और वो आदमी वहाँ पे चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद आप कह सकते हैं लगभग जो स्टेशन, जिस स्टेशन में वो उतरने वाले थे, मतलब जहाँ पे वो पहुँचने वाले थे उसके अगले स्टेशन में, वो स्टेशन का दूरी जो था यहाँ से लगभग आप कह सकते हैं 10 से 11 किलोमीटर के आसपास था। तो अपनी फ़ोन देखता है और कुछ देर के लिए और बैठता है और फिर अपने बैग से कुछ पैसा वगैरह वो ढूंढता है, क्योंकि आगे उसे पानी का बोतल खरीदना था और कुछ चाय पानी भी पीना था। तो इसलिए वो सोचता है कि पैसा वो निकालता है। निकालने के बाद वो देखते हैं फ़ोन पे कि अगले वाले जो स्टेशन है वो लगभग उसकी दूरी इस वक्त 1 किलोमीटर अब रह गया है और वो भागते हुए जाता है। कुछ देर पहले वो देखा था कि वो भिखारी वहाँ पे खड़ा होकर कुछ तो कर रहा था, मतलब वो दरवाजे के पास। तो फिर वो जैसे पैसा निकलता है, निकलने के बाद जब वो देखता है वहाँ पे वो भिखारी है ही नहीं। मतलब ट्रेन की स्पीड थोड़ा कम हुआ था, लेकिन आप कह सकते हैं ना 60-70 की स्पीड से ये 40-50 की स्पीड में आ गया था। इतने स्पीड में भी ट्रेन से कोई कूद नहीं सकता है। और जैसे कि आप कह सकते हैं ना वो फिजिकली चैलेंज्ड है, उनके एक पैर ही कट गया था, तो कैसे वहाँ से कूद सकते हैं। तो देखने के बाद वो जाता है आसपास इलाकों में, देखता है कहीं खड़ा तो नहीं हो गया ना। तो देखता है कि वहाँ पर वो है ही नहीं बंदा, मतलब पूरा फिर से वो छानता है और इस बार उसे ना बड़ा अजीब सा लगने लगता है कि कैसे बंदा है यार, कभी आ ही जा रहा है, कभी भाग जा रहा है, कभी मतलब गायब भी हो जाता है जब भी वो नहीं दिखा देता है, और कुछ अजीब अजीब तो बोल ही रहा था। तो इसलिए मनीष उसके बारे में और भी ज़्यादा नहीं सोचता, क्योंकि उसका दिमाग खुद चाट लिया था। मतलब गाना जितना अच्छा गा रहा था, अपनी बातों से फिर से उसकी दिमाग को वो चाट भी लेता था। तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है और वो आगे अपनी सीट में बैठता है। फिर लगभग आप कह सकें 2-3 मिनट के बाद उसका जो स्टेशन आता है, अगला स्टेशन आता है, वहाँ पे वो देखता है कि चाय टफरी, मतलब जो स्टेशन में होता है ना जो दुकान, उस तरीके की दुकान भी वहाँ पे खुला हुआ है। और वो चाहता है उतरता है वहाँ से और उतर के वो देखता है एक चाय की टपरी के पास वो पहुँचता है और वहाँ पे वो चाय बिस्किट वगैरह वो खरीदता है। और वो देखता है थोड़ी दूरी पर, प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूरी पर वो देखता है एक जगह पे कुछ लोग, ऐसे लोगों का भीड़ खड़ा है। और वहाँ पे आप कह सकते हैं ना भीड़ ज़्यादा नहीं था, क्योंकि रात की आप कह सकते हैं लगभग 12 से 1 बजे की वक्त हो गया था। तो देखता है जो जहाँ पे भीड़ है वो दुकानदार को पूछता है, वहाँ पे एक पुलिस थे तो उनको भी पूछता है कि सर वहाँ पे क्या हुआ है, मतलब इतनी भीड़ क्यों है। तो पुलिस को बताता है कि एक भिखारी था जिसका एक्सीडेंट सुबह हो गया था और शायद उसका मौत हो चुका है। ये बोलता है कि कब, न कि अभी सुबह। और कहाँ पे हुआ था ये जब पूछता है तो बताता है कि यार अभी वहाँ से है और पीछे 1 किलोमीटर के पहले एक वो है, वहाँ से आज सुबह वो से कूद गया था या फिर गिर गया था, किसी को नहीं पता है। लेकिन वो तो वहाँ पे वो गिर गया था ट्रेन से और उसके साथ कुछ ट्रेन चढ़ गया था या फिर कुछ हुआ था, तो वो मर चुका है शायद। तो बोलता है कि, और फिर वो आदमी जो दुकानदार था पुलिस से बताता है कि साहब आपको पता है वो कितने अच्छे से गा रहा था, लेकिन उसका एक पैर ही नहीं था। तो ये बोलता है कि क्या, मतलब जो मनीष जब इन लोगों की कन्वर्सेशन को सुन रहा है तो मनीष बोलता है कि क्या,
उसका एक पेन नहीं था। ये बोलते कि हाँ यार तुम मुझसे जानते हो क्या? तो मनीष बोलता है नहीं नहीं, मैं अभी एक आदमी के साथ आ रहा था, वो भी एक भिखारी था, और वो एक पावलिन जैसा कुछ बजा के आ रहा था, और उसका भी एक पेन नहीं था। तो बोलता है कि यार क्या बात कर रहे हो? तो दुकानदार बोलता है, मनीष बोलता है कि हाँ मैं तो एक ही ऐसा ही आदमी के साथ आया था। और वो बोलता है कि अच्छा, तो कोई और होगा? तो ये सुनने के बाद मनीष को थोड़ा क्लिक करता है कि मुझे वो आदमी बोल रहा था कुछ हुआ है, ऐसा है कि मैं आज के बाद किसको दिखने वाला नहीं हूँ, सुबह के बाद मैं कुछ खाने वाला नहीं हूँ। तो ये सोचता है कि मैं एक बार जाके देखूँ कौन है वो, किसका एक्सीडेंट हुआ है। तो मनीष जाता है उस भीड़ के पास, और थोड़ा भीड़ हटा के जब वो देखता है, मनीष देखने के बाद उसके हाथ से उसकी चाय और बिस्कुट दोनों ही छूट जाता है। और आप कह सकते हैं ना, उसके अंदर एक कपकवाहट ही आ जाता है, मतलब वो घबरा ही जाता है, क्योंकि वो जिस बंदे को देख रहा है, जिसकी डेड बॉडी वहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर मच्छी मतलब जो मक्खी थे वो भिनभिना रहे थे, वो लिटरली वही बंदा था, वही भिखारी था जो कि अभी कुछ मिनट पहले ही मनीष के साथ ट्रैवल कर रहा था, मनीष को गाना सुनाते हुए आ रहा था, मनीष कुछ अजीब अजीब बात करके आ रहा था, और मनीष को उसकी हर बात सच लगने लगता है। उसने बताया था कि आपको कुछ देर के बाद पता चल जाएगा कि मैं क्यों आज के बाद नहीं खाने वाला हूँ, क्यों मैं आज के बाद किसी से नहीं मिलने वाला हूँ। तो मनीष देखने के बाद वो बिल्कुल डर जाता है और भागते हुए पुलिस के पास आता है और बताते हैं कि सर मेरे लिए कुछ आप इंतजाम कर दीजिए ना, मुझे किसी ऐसे बगी में आप भेज दीजिए जहाँ पे मैं नीचे बैठ के चला जाऊँगा, मैं मतलब खड़े होकर चला जाऊँगा, लटक के चला जाऊँगा, लेकिन मैं उस बगी में और नहीं जाने वाला। तो पुलिस वाले उसे देख के थोड़ा हैरान होता है और पूछता है भाई तू है कौन और क्यों ऐसे बात कर रहा है? तो वो बताता है कि साहब मैंने अभी जिसके बारे में आपको पूछ रहा था ना, मैंने अभी उसके साथ ही लिटरली मैं ट्रैवल करके आया हूँ और इस बगी में मुझे वो दिख रहा था, ये हो रहा था। तो पुलिस जब सुनता है और वो दुकानदार होता है, वो बोलता है कि आप कैसे बात कर रहे हैं, मतलब इस बंदे के साथ आप आ रहे थे, आपकी दिमाग तो ठिकाने में है ना? तो मनीष बोलता है कि हाँ भाई मैं सच बता रहा हूँ, अभी इस बंदे ने मेरे साथ वो गाना गाते हुए आ रहा था, मैंने आपको बताया था ना कि वो ऐसे कुछ बजा के आ रहा था। तो उस दुकानदार को भी समझ में आता है कि इस बंदे ने जो देख के आया है वो उसकी नहीं, मतलब सबकी दिमाग की सोच से परे है। तो फिर वो पुलिस वाले जो होते हैं बताते हैं कि ठीक है कोई नहीं, तुम मतलब चिंता मत करो, हम भी अभी मतलब दूसरे स्टेशन तक जाने वाले हैं और तब तक मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल करूँगा, तुम चिंता मत करो। और मेरे जो आने वाले स्टेशन है, मैं जहाँ पे उतरने वाला हूँ, उससे वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे सुबह की वक्त हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ तब तक तो हूँ। तो ये बता के उसकी बगी में वो पुलिस वाला चढ़ता है और दोनों साथ मिलके वो ट्रैवल करते हैं। और पूरी आप कह सकते हैं ना रात भर इस पुलिस के पीछे पीछे वो भागता है, वो जहाँ पे जाता है वहाँ पे जाता है। और वो पुलिस वाला को भी समझ में आता है कि 22-23 साल का लड़का है और इसे डर ज़्यादा लगता होगा, तो ये सोच के वो उसे भी थोड़ा कोऑपरेट करता है। और आप कह सकते हैं जब सुबह सुबह होता है, वो पुलिस वाला वहाँ से उतर जाता है और उससे बोल के आता है कि अब डरना मत, सुबह हो चुका है और तुम जहाँ पे उतरने वाला हो यानी बेंगलोर, यहाँ से लगभग और 6-7 घंटे की रास्ता है और तुम वहाँ से पहुँच जाओगे, लगभग दोपहर में पहुँच जाओगे। तो ये सुन के थोड़ा आप कह सकते हैं ना उसके मन में एक शांति आता है, वो ठहर जाता है कि ठीक है अच्छा मैं बच गया क्योंकि सुबह हो चुका है। क्योंकि आप कह सकते हैं ना आपके साथ शायद कोई बुरा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन आप जिससे अभी देख के आ रहे हैं, आपको जब पता चल जाए कि वो कोई इंसान ही नहीं था, वो एक आत्मा था जिसके साथ आप बात करते हुए आ रहे हैं, जो कि आपको ही दिखाई दे रहा था। तो ये सोचने के बाद उसके मन में एक अजीब सा दहशत आ गया था। और वो आज तक जब भी मनीष आप कह सकते हैं ना जब भी वो ट्रैवल करता है ट्रेन में, उसे वही हादसा हमेशा याद आता है। और वो कभी भी, वो भले ही लोगों की भीड़ में आ जाएगा, लेकिन वो कभी अकेले बगी में सफ़र नहीं करता आज तक। और फिर आप कह सकते हैं ना वो अब उसका स्टेशन आता है जहाँ पे वो काम करता है, वो वहाँ पे वो जाता है और जाने के बाद वो जैसे जिस अपार्टमेंट में वो काम कर रहा था वहाँ पे वो पहुँचता है। और ये जो कहानी है लिटरली, और वहाँ पे पहुँचता है और वो उसके बाद कभी भी अकेला ट्रैवल नहीं करता है। आप कह सकते हैं ट्रेन में या फिर किसी भी ऐसे संसाधन में वो अकेला ट्रैवल नहीं करता है। और आप बोल सकते हैं कि कहानी मुझे कहाँ से मिला, ये जो घटने के बारे में मैंने कैसे जाना। तो मेरा एक भाई है जो कि बेंगलोर में ही रहता है और उनके उस जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उसी अपार्टमेंट में मनीष जो प्लम्बर की काम करता है। और एक बार वो मनीष के साथ मतलब होता है ना शाम को ये लोग खेलने के लिए जाते हैं, अरे मनीष को भी बुला लेते हैं, वहाँ पे ये लोग क्रिकेट खेलते हैं, मनीष भी उनके साथ खेलता है। तो मनीष को वहाँ से उन्होंने उसके साथ बात किया जब, तो मनीष ने बताया कि बाबूजी मैं जब इस तरह से आया था तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही घट गया था। तो थोड़ा बंगाली था, वो बंगाली एक्सेंट में ही कुछ उनको अच्छे तरीके से समझाता था। तो बस उन्होंने मैं उनसे ही कहानी सुना था, मुझे लगा कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ा अटपटा सा कहानी है और ये आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है।
तो इसलिए आप लोगों के लिए आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी थोड़ा तो यूनिक है, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और इसमें ज़्यादा बहुत कुछ डरावनी नहीं हुई, लेकिन जो था सच्ची घटना था। तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। और कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आए, इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो अपनी उस दोस्तों के साथ जिनको इस तरह से कहानी सुनने में दिलचस्पी है। और एक चीज़, अगर आप लोगों के पास भी से कोई सच्ची घटना है, कोई एक इंसिडेंट है, आपके खुद की आप बीती है, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो में मेरी दो ईमेल आईडीज़ मैं मेंशन कर चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दो ईमेल आईडीज़ मेंशन कर चुका हूँ, वहाँ से आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बहुत ही खास और कमाल की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।